हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे और समझ में भी आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन पढ़ रहे थे भूगोल के तत्वों के बारे में और भूगोल के कुछ तत्वों की अपन ने बात कर ली थी, जिसमें पहला तत्व है पृथ्वी की ग्लोब के संबंध, ग्लोबीय स्थिति की अपन बात कर रहे थे, एक ग्लोब के रूप में पृथ्वी, जिसमें अपन ने कुछ बातें कर ली थी। तो जहाँ तक अपन ने कर ली थी उससे आगे की बात अपन शुरू करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, अपन ने ज्यामितीय अवस्थिति की बात कर ली थी, सामुद्रिक और स्थलीय स्थिति की अपन ने लगभग बात कर ली थी, और इसमें अपने जो कुछ स्थितियाँ बन रही थी सामुद्रिक और स्थलीय के रूप में, उनकी अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपने द्वीपीय स्थिति की बात हो गई थी। अब आप आगे आज हेडिंग लगाइए, इसी का पार्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सामुद्रिक और स्थलीय, इसी का ये पार्ट है। इसी में आप दूसरी हेडिंग लगाइए, तटीय स्थिति। किसे कहते हैं? देखिए, सामान्य सी बात है, देखिए तटीय स्थिति से क्या मतलब होता है। तटीय स्थिति से मतलब है कि किसी भी देश या प्रदेश की अगर सीमा किसी समुद्र को छूती है तो वो उसकी स्थिति क्या कहलाएगी? तटीय स्थिति कहलाएगी। अब देखिए, अगर किसी देश या प्रदेश की स्थिति तटीय प्रकार की है तो उससे उसको कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है तो उसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उसके द्वारा उसको व्यापारिक मार्गों का एक तो लाभ प्राप्त होता है, दूसरा जो समुद्र के संसाधन होते हैं, अथाह भंडार होता है जो उसमें उसमें उस देश की हिस्सेदारी बन जाती है। इसके अलावा सामरिक महत्व से भी उस देश की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हो जाती है। अगर अपन इसकी उदाहरण के रूप में बात करें तो जैसे देखिए, भारत है, भारत की स्थिति तटीय है, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। भारत को बाहर से अगर कुछ भी लाना हो, ले जाना हो, तो भारत सीधे अपनी सीमाओं से समुद्री जहाज़ों के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं कर सकता है और इसमें लागत भी बहुत कम आती है। इसके विपरीत अगर अपन नेपाल की स्थिति देखें तो नेपाल की तटीय स्थिति नहीं है। उसको अगर कोई भी सामान लाना ले जाना हो तो उसके पास क्या विकल्प है? देखिए, स्थल परिवहन है वो लंबी दूरियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे नेपाल को बाहरी देशों से, अमेरिका से जैसे कोई आदान प्रदान करना है तो क्या करेगा नेपाल? स्थल परिवहन तो वहाँ संभव नहीं है। या तो वायु परिवहन के द्वारा वो वहाँ से आदान प्रदान कर सकता है या फिर जल परिवहन के द्वारा। तो वायु परिवहन से अगर वो आदान प्रदान करता है तो केवल बहुमूल्य हल्की वस्तुओं का वो आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन भारी वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए उसको जल परिवहन की आवश्यकता होगी। अब ऐसी स्थिति में वो अमेरिका से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाता है, तो वहाँ उसको अपने पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ती है जो जिनकी सीमा तटवर्ती है, जैसे भारत के द्वारा। अब होता है क्या है ऐसी स्थिति में कि जो बीच में जो स्थलीय देश आते हैं वो अपनी मर्जी से उसके चुंगी या कर वसूलते हैं, तो वो जो वस्तु उसको खरीद रहा है या बेच रहा है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत अगर देश की तटीय स्थिति है तो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुरूप उस सामान का आदान प्रदान कर सकता है। तो ये है तटीय स्थिति। तो आप इसमें लिख लीजिए, यदि किसी देश की सीमा यदि किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है या स्पर्श करती है तो इसे तटवर्ती स्थिति कहा जाएगा। तटवर्ती स्थिति किसी भी देश की तटवर्ती स्थिति किसी भी देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाती है
क्योंकि इससे बाहरी देशों से अधिक संपर्क बनता है, क्योंकि इससे बाहरी देशों से अधिक संपर्क बनता है और साथ ही वैश्विक व्यापारिक मार्गों का लाभ भी मिलता है। वैश्विक व्यापारिक मार्गों का लाभ भी मिलता है। यही कारण है कि ब्रिटेन, यूएसए, जापान, फ्रांस, भारत, नॉर्वे, आदि देश व्यापार में अपना अहम योगदान रखते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में दूसरी अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय स्थिति की। तो देखिए प्रायद्वीपीय स्थिति क्या होती है कि जिस क्षेत्र या भूखंड के 3 ओर से अगर पानी से वो घिरा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत की अपन बात करें तो दक्षिणी भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में हिंद महासागर का ही जो एक पार्ट है अरब सागर वो है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार से सऊदी अरब है, दक्षिणी अफ्रीका है, इटली है, स्पेन है। ये कुछ स्थितियाँ ऐसी है जहाँ 3 ओर से ये क्षेत्र है वो जल से घिरे हुए हैं, इसलिए इनको प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए जैसे तटीय स्थिति किसी देश के लिए लाभदायक होती है, वैसे ही अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय स्थिति उस तटीय स्थिति से भी ज़्यादा लाभदायक होती है। अब इसमें तटीय स्थिति वाली सुविधाएं तो प्राप्त होती ही होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि प्रायद्वीपीय स्थिति में एक देश अपने ही 2 तटों पर अगर उसको जाना होता है तो जल परिवहन का उपयोग करता है, जिससे उसके माल पर लागत है वो कम आती है, प्लस लंबी तटरेखा बन जाती है, जिससे अनेक प्रकार के जो व्यवसाय है वो भी वहाँ पर विकसित हो पाते हैं। बंदरगाह अधिक होते हैं तो कई सारी वहाँ पर सुविधाएं हैं वो बढ़ जाती है। अब जैसे भारत को पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर कोई सामान भेजना है जो बहुत भारी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर वो स्थल परिवहन का प्रयोग करेगा तो उसमें समय तो हालांकि हो सकता है कम लगे, क्योंकि दूरी सीधी रहेगी तो कम पड़ेगी, लेकिन उस माल की मात्रा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो महंगा पड़ेगा। अब इसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? अपने पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर जलयान के माध्यम से उस सामान को भेज सकता है, क्योंकि यह तो प्रायद्वीपीय स्थिति है। तो इसी स्थिति में प्रायद्वीपीय जो स्थितियाँ हैं वो अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, यदि कोई देश या भूखंड 3 ओर से जल से घिरा रहता है तो इसे प्रायद्वीपीय स्थिति कहा जाता है। इससे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वहाँ के लोगों को अंतर्देशीय और अपने आंतरिक भागों के लिए भी
जलीय मार्गों की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। और लागत में कमी तथा आर्थिक विकास और लागत में कमी तथा आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। साथ ही एक लंबी तट रेखा का निर्माण होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय विकसित करने की स्थितियां बनती है। ठीक है, उसके बाद में अगली हेडिंग लगाइए महाद्वीपीय स्थिति। देखिए ये अलग स्थिति बन रही है। अब ये तो तट से समुद्र से वाली थी, लेकिन महाद्वीपीय भी वही है कि समुद्र से प्रभाव से नज़दीकियाँ नहीं रहती है। तो आप अगली हेडिंग लगाइए महाद्वीपीय स्थिति। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए महाद्वीपीय स्थिति। अब देखिए महाद्वीपीय स्थिति क्या होती है। अच्छा, आप प्रायद्वीपीय में उदाहरण लिखना चाहो तो ये उदाहरण लिख सकते हो आप, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली आदि। ठीक है, उसमें उदाहरण के लिए 1-2 नाम लिख लीजिएगा आप और आगे अपनी हेडिंग लगाइए महाद्वीपीय स्थिति। जैसा कि अपन महाद्वीपीय स्थिति के बारे में अभी बात कर रहे थे कि जहाँ जिस क्षेत्र विशेष का समुद्र से कोई अटैचमेंट नहीं रह पाता है, वो स्थिति कौन सी होती है, महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल लोकेशन होती है। तो इसमें होता क्या है, देखिए कि जो उस देश या क्षेत्र विशेष है उसकी सीमा कहीं से भी समुद्र से टच नहीं होती है, वो पूर्णतः क्या होती है, स्थलीय होती है। अब देखिए सीधी सी बात है कि आज के समय में अगर किसी देश की स्थिति स्थलीय है तो इसका मतलब ये है कि वो चारों ओर से फिर पड़ोसियों से घिरा हुआ रहेगा। मतलब वो चारों ओर से एक तरह से बंदिश में हो जाता है, उसका बाहरी दुनिया से संपर्क है वो उतना नहीं हो पाता जितना तटीय या समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों का होता है। आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे आप एक बस में बैठे हैं और उसमें जो ट्रिपल सवारी की सीट है उसमें आप बीच में बैठे हैं। अगर आपकी महाद्वीपीय स्थिति की अपन बात करें, ना विंडो साइड है ना गैलरी साइड है, तो आप वहाँ बीच में फंसे हुए हैं। वही स्थिति महाद्वीपीय होती है जिसमें कोई भी देश अगर है तो वो समुद्री दिशाएं वहाँ पर नहीं होने की वजह से एकदम कठोर भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत वो वहीं रहता है। अब ये नहीं है कि उससे केवल उसका व्यापार बाधित होगा, बाहरी देशों से लगाव है वो नहीं रहेगा, बल्कि उसकी स्थिति ऐसी रहेगी कि वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है, वहाँ की जो जलवायु है, वो भी उसकी एकदम समुद्र के नज़दीक नहीं रहने की वजह से विषम परिस्थितियों वाली बनेगी। ठीक है, कई देश ऐसे हैं विश्व के जैसे नेपाल है, भूटान है, नाइजर है, अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है। और विदेशी व्यापार की अगर बात करें तो वो तो यहाँ का बहुत महंगा होगा और बहुत कम मात्रा में होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो डायरेक्ट कहीं से व्यापार कर ही नहीं सकते। तो चलिए इसमें आप लिखिए महाद्वीपीय स्थिति। महाद्वीपीय स्थिति वह स्थिति है जिसमें महाद्वीपीय स्थिति वह स्थिति है जिसमें देश या प्रदेश का संपर्क समुद्र से नहीं होता है, समुद्र से नहीं होता है। और चारों ओर से ये स्थल से ही घिरा हुआ रहता है।
और चारों ओर से यह स्थल से ही घिरा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में समुद्र से दूरी के कारण समुद्र से दूरी के कारण एक तो वह देश भौगोलिक समुद्री दशाओं का लाभ नहीं ले पाता है और साथ ही बाहरी दुनिया से उसका कोई जुड़ाव स्वतंत्र रूप से हो पाता है तथा उसकी व्यापारिक गतिविधियां भी सीमित हो जाती है। इसके अलावा वहाँ के लोग कई प्रकार के ऐसे व्यवसाय नहीं कर पाते जिसके लिए सागर तट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गई महाद्वीपीय स्थिति। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आप इसमें महाद्वीपीय स्थिति के उदाहरण लिखना चाहो तो उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, नाइजर आदि। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए व्यापारिक मार्गों पर स्थिति। भाई ये भी स्थिति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्यापारिक मार्गों पर स्थिति। देखिए इसमें स्थलीय जलीय अपन दोनों को ही काउंट कर सकते हैं, हालांकि विशेष रूप से जलीय का ही आता है, लेकिन स्थलीय भी इसमें गिने जा सकते हैं। देखिए जो भी देश है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर जिसकी स्थिति होती है वो सदा ही क्या है, आर्थिक विकास में अग्रणी रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से सभी देशों का जो संपर्क है वो बना रहता है, वहाँ की व्यापारिक क्रियाएं सभी देशों से जुड़ी हुई रहती है, वहाँ का आदान प्रदान सभी चीज़ों के लिए होता है। इसके अलावा वे लोग सभी के संपर्क में आने की वजह से उनका जो नॉलेज है वो भी अधिकतम रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं वो अत्यधिक उन्नति करते हैं। ये स्थिति आप बड़े रूप में नहीं देखकर छोटे रूप में भी अपने गांव शहरों के जो समीपवर्ती उदाहरण है वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो, ये अवश्य ही कारगर होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए एक लाइन, व्यापारिक मार्गों पर स्थित देश सदैव ही आर्थिक विकास में अग्रणी स्थान रखते हैं
अग्रणी स्थान रखते हैं, क्योंकि इनका जुड़ाव प्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों से हो जाता है, जिससे यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाओं का विकास हो पाता है। जैसे वर्तमान समय में सिंगापुर की स्थिति इसी प्रकार का एक उदाहरण है। और इसी तथ्य को सत्य साबित करने वाला एक दूसरा उदाहरण दक्षिणी अफ्रीका का है, जो एक समय में व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण केंद्रीय स्थिति रखता था, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद व्यापारिक मार्ग पर नहीं रह पाया और इसका महत्व कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गई अपने स्थिति की बात, जिसमें अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे और कंप्लीट हो गए अपने 2 पॉइंट। कल अपन इसके बारे में स्थिति का ही एक पॉइंट और रहा हुआ है, जिसमें निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति की अपन बात करेंगे, और उसके बाद में अगला जो तत्व है भौतिक दशाएं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अपना अध्ययन आप करते रहें।